स्टार्ट। देखिए कल हमने पढ़ा था जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये हमारा चौथा पार्ट था कल। आवाज क्लियर आ रही है ना? ठीक है, देखिए पार्ट जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये हमारे टॉपिक का नाम है। और कल हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कि लैंगिक मसले क्या होता है। लैंगिक मसले क्या होता है? लैंगिक मसले के बारे में हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था। क्या पढ़ा था लैंगिक मसलों के बारे में? लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का मतलब आप सभी ने जान लिया था कि स्त्रियों पुरुषों में भेदभाव करना, ये क्या है? लैंगिक असमानता है। कल हम थोड़े और डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से स्त्रियों के साथ में भेदभाव किया जाता है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो कैसा है? पितृ प्रधान समाज है। पितृ प्रधान समाज है। और इसके अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट लिख लिए थे। देखिए मैं और बता देता हूं आपको कि पहला पॉइंट हमने लिखा था कि महिलाओं की साक्षरता दर कम होना। भेदभाव होते हैं स्त्री और पुरुषों में, तो पहला भेदभाव क्या है कि महिलाओं की साक्षरता दर कैसी है? कम है। साक्षरता दर कम है किसकी? महिलाओं की। दूसरा पॉइंट हमने लिखा था कि पुरुषों के मुकाबले वेतन कम होना या मजदूरी कम होना एक ही बात है। तीसरा पॉइंट कल हमारा रह गया। अब यहां से आपको स्टार्ट करना है, और यदि कोई नहीं लिख पाता है तो पीडीएफ डाल दी जाएगी और उस पीडीएफ में से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए तीसरा है ऊंचे पद व वेतन वाली महिलाओं की संख्या का कम होना। ऊंचे पद व वेतन वाली महिलाओं की संख्या कम होना। चौथा पॉइंट है हमारा लिंग अनुपात पुरुषों के मुकाबले कम होना। चौथा पॉइंट है हमारा लिंग अनुपात पुरुषों के मुकाबले कम होना। यदि किसी को दिख नहीं रहा है ना तो पीडीएफ डाल दी जाएगी, उसमें से आप लिख सकते हो और आप मैसेज करके भी हमें बता सकते हो कि कुछ चीज समझ में आई या नहीं आई। तो ऐश्वर्य, राघव, साधना, तिलक, सचिन, लिंग अनुपात पुरुषों के मुकाबले कम होना। पांचवा पॉइंट लिखिए महिलाओं का उत्पीड़न। पांचवा पॉइंट लिखे महिलाओं का उत्पीड़न। कौमा शोषण और घरेलू हिंसा आदि का होना। महिलाओं का उत्पीड़न, शोषण और घरेलू हिंसा का होना, ये सारी चीजें महिलाओं के साथ में हो रही है। इसके अलावा एक लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का बहुत कम होना। विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व कम होना। महिला प्रतिनिधित्व का कम होना।
ये 6 पॉइंट हैं जो पितृ प्रधान समाज के अंतर्गत हमने पढ़ लिए हैं। सर ये छठे पॉइंट का मतलब क्या है? छठे पॉइंट का मतलब है कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो देश है, या ये समझ लो कि जो संसद है वो 3 प्रकार की है। संसद में क्या होता है कि संसद तो कानून बनाती है। सर संसद कानून बना रही है। इसके अलावा हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, और अपन की विधानसभा है, विधान परिषद है, या और ये समझ लो कि हमारे खुद के जो वार्ड मेंबर है, इनमें महिलाओं की संख्या कम है। लिखा हुआ है ना, महिला प्रतिनिधित्व। यस सर। उनकी संख्या कम है। यहाँ पर महिलाएं इतनी ज्यादा नहीं है जितनी पुरुष है। यदि हम 100 पुरुषों की बात करें तो केवल 10 महिला ही आपको कहाँ मिलेंगी? भारत के इस लोकतंत्र में, इस भारत के प्रतिनिधित्व को पूरा करने में केवल 10 महिला ही आपको दिखाई देंगी। आप खुद नेताओं के नाम आप सब जानते हो, तो आपने कभी महिलाओं के नेता सुने? आपने कभी सुना है क्या किसी ने? नहीं सुना ना किसी ने। केवल आपने थोड़े बहुत नाम सुने होंगे, जैसे वसुंधरा राजे, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी। इन्हें चुने ही तो नाम है, चाहे खेल कूद में हो। तो ये क्या है, सब ये प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में क्या है, लैंगिक असमानता फैली हुई है। पितृ प्रधान समाज है, जिसकी वजह से समाज में महिलाओं को आगे की ओर बढ़ने के लिए अनुमति नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आज भी ये सारी प्रॉब्लमें चल रही है, लैंगिक असमानता चल रही है। अब ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंटों को आप ध्यान से पढ़ें, और यदि कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं खुद बता रहा हूँ लैंगिक असमानता क्या होती है, आप समझ गए होंगे। पहला पॉइंट हमने उसमें लिखा था कि श्रम विभाजन। दूसरा था ये पितृ प्रधान समाज। साक्षरता दर कम है महिलाओं की, वेतन कम मिलता है, ऊंचे पद पर नहीं है महिलाएं। इसके अलावा ये लिंग अनुपात, सबसे ये भी ध्यान रखना है, लिंग अनुपात प्रश्न आएगा, उसके बारे में अभी बाद में टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आगे इसकी अलग से हेडिंग आएगी, उसको हम लिख लेंगे कि भारत में कितना लिंग अनुपात चल रहा है। देखिए लिंग अनुपात क्या होता है, यही आपको परिभाषा बता देता हूं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है, लिंग अनुपात। मतलब पुरुष और महिलाओं के बीच में कितना अंतर होगा, समझ गए? पुरुष और महिलाओं के बीच में कितना अंतर होना, ये सब क्या है, लिंग अनुपात होता है। लेकिन कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होना। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। इससे क्या पता लगता है कि हमारे भारत में आज भी यदि हम देखें तो भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितना है, 943। कितना है, 943। कितना है, 943। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि भैया बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात कितना है, तो आपका आंसर होगा 943। यदि वो ये पूछे ये किसके अकॉर्डिंग है, 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के आधार पर 243। लेकिन यदि वो ये प्रश्न पूछे कि 2001 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा, 933। 1 मिनट रुकना अभी। हाँ देखो, यहां तक आप लोगों को मैंने समझा दिया था कि ये चीज क्या है। देखिए लिंगानुपात का अर्थ आप समझ गए होंगे। परिभाषा यदि आती है तो आपको डायरेक्टली कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, केवल यही लिखकर फ्री कर देना है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। यदि हम ये देखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी भारत की, तो 943। 2001 की बात करें तो 933 थी। अब आप लोग ये सोचोगे कि ये 943 क्या है, 933 क्या है, तो हमें इसको किससे ध्यान रखना है, 1000 पुरुषों पर हमने देखा है, 1000 पुरुषों पर है ये 943।
अब जनगणना क्या होती है, कौन बताएगा कि जनगणना क्या होती है? आता है किसी को जनगणना? कोई पूछ सकता है? अनम्यूट होकर आराम से। भारत की जनसंख्या गणना पता है? सर। ठीक है, म्यूट कर लो अपने को। देखिए, जनगणना का मतलब होता है कि हम हर 10 साल के बाद में जनगणना करते हैं। हम ये देखते हैं कि 10 साल के बाद में जनसंख्या घटी है या बढ़ी है। जनगणना का मतलब यही होता है कि लोगों की गणना करना। यदि हम इसके टुकड़े करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो जन प्लस गणना, जन माने लोग, तो गणना माने संख्या। लोगों की कितनी संख्या है वो क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है। तो 2011 के अकॉर्डिंग 943 और 2001 के अकॉर्डिंग 933, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं ये। 5वां पॉइंट था हमारा महिलाओं का उत्पीड़न। आप सभी जानते हो, रोजाना अखबारों में आती रहती है। उत्पीड़न है, शोषण है, घरेलू हिंसा है। इसके आधार पर आप लोगों ने खुद ने ही देखा होगा कि आए दिन अखबारों में खबर आती है कि आज उस महिला के साथ में ये घटना घटी, आज वो महिलाओं ने खुदकुशी कर ली, या उसका खून कर दिया, या दहेज के कारण उसको मार दिया गया। ये सब क्या है? घरेलू हिंसा, शोषण, उत्पीड़न है। विधायक आप समझ गए कि भारत में प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों के मुकाबले। यदि 100 पुरुषों पर बात करें तो केवल 10 ही महिलाएं हैं जो क्या कर रही हैं? प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जिनके नाम मैंने आपको कुछ बताए थे। जैसे इंदिरा गांधी थी, प्रतिभा पाटिल, वसुंधरा राजे, सोनिया गांधी, बस ये ज्यादा। ये तो आपका क्या हो गया? लैंगिक मसले हो गए। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? ये तो क्लियर हो गया। अब हम इस पर चलेंगे। इस पर चलेंगे, धर्म पर। समझना, हमारे पास से एक ही चैप्टर में 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक खत्म हो चुका है हमारा यहाँ पर। अब हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा धर्म, कि भैया धर्म में क्या है समानता है, धर्म में क्या है समानता है। तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, धर्म पर आधारित असमानता। हेडिंग डालो आप, धर्म पर आधारित असमानता, धर्म पर आधारित असमानता। तो देखिए, धर्म पर आधारित असमानता का मतलब क्या होता है? कोई बता रहा है? कोई बता सकता है कि धर्म पर आधारित? धर्म धर्म के आधार पर भेदभाव करना। बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हेडिंग हो या प्रश्न हो, उसके शब्द पर ध्यान देना। समझ गए? प्रश्न ये जो आपके जो ये शब्द हैं, इन पर ध्यान देना है। जिसने इसको कोई अर्थ को याद कर लिया, वो आसानी से किसी भी आंसर को लिख सकता है। धर्म पर आधारित असमानता। असमानता कैसे होती है वो आप देखना। तो इसके अंदर आप लिखो 1-2 लाइन लिखिए। धर्म पर आधारित असमानता वह होती है जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उसे हम कहेंगे धर्म पर आधारित असमानता। मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव। अब इसके अर्थ को आप समझ चुके हो। अब इसी धर्म के आधारित असमानता में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है, सांप्रदायिकता। ध्यान से समझना, सांप्रदायिकता क्या होती है? प्रश्न आ सकता है आपका, सांप्रदायिकता क्या होती है? 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न वो पूछ सकता है, सांप्रदायिकता क्या होती है? तो किसी को पता है? हाँ लेखराज। ग्रामीण सभी को श्रेष्ठ मिलते हैं ना,
एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह का ठीक है, देखो पहले मैं आपको परिभाषा लिखा देता हूँ इसके बारे में। देख रहा है, अनम्यूट हो। हाँ देखिए, मैं आपको पहले परिभाषा लिखा देता हूँ, फिर उसके बारे में आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है देवांशु, देखिए लिखिए आप, सांप्रदायिक की समस्या तब उठ खड़ी होती है, सांप्रदायिकता की समस्या तब उठ खड़ी होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। सांप्रदायिक की समस्या तब उठ खड़ी होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, या जब राजनीति में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, सांप्रदायिक की समस्या तब उठ खड़ी होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, या जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे, अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है। एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुभावी, इसके अनुयायी, इसके अनुयायी, इसके अनुयायी, इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते, इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं राजनीति को धर्म से इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। राजनीति को धर्म से जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। समझ गए? राजनीति को धर्म से जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। ये लाइन जिसको याद हो गई वो सांप्रदायिकता के बारे में आसानी से लिख सकता है। हमने अभी अभी पढ़ा कि ये समस्या कब उत्पन्न होती है, जब हम क्या करते हैं, राजनीति में क्या करते हैं, धर्म को प्राधान्यता दे देते हैं। आपने एक नाम सुना होगा एक देश का, और एक का तो उदाहरण अभी आपने देखा ही था, जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। इनमें क्या है, राजनीति में इन्होंने क्या कर रखा है, धर्म को प्राधान्यता दे रखी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर क्या है, सांप्रदायिकता होती रहती है। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था अभी, कि एक समुदाय दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोल लेते। तो पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में ये है कि वे क्या करते हैं, वहां पर मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, तो हिंदुओं के खिलाफ वो मोर्चा खोल देते हैं। इससे क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। सांप्रदायिकता का मतलब क्या है, लड़ाई झगड़े होना। यदि हम एक शब्द लिख लें कि सांप्रदायिक सद्भाव, तो इसका मतलब है कि दो धर्मों के बीच में क्या होना, आपसी प्रेम होना, वो क्या है, सांप्रदायिकता सद्भाव है। लेकिन यदि सद्भाव को हटा दे तो सांप्रदायिकता का अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, राजनीति को धर्म से जोड़ना। और ये हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर हिंदुओं की संख्या कम है और मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अभी आपने देखा हुआ है कि भैया हिंदू मुस्लिम दंगे होना, तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, सांप्रदायिकता के। नाम सुना होगा ना, सांप्रदायिक दंगे, नाम सुना है ना, सांप्रदायिक दंगे मतलब दो धर्मों के बीच में क्या होना, लड़ाई हो जाना। तो ये अभी हमने पूरा पढ़ा कि किस तरीके से सांप्रदायिकता की समस्या उठ खड़ी होती है, किस तरीके से एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, और किस तरीके से दो धर्मों के बीच में लड़ाइयां हो जाती हैं।
ये सारी चीजें क्या है, सांप्रदायिकता कहलाती है, क्योंकि उन्होंने राजनीति में धर्म को जोड़ दिया है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। वहां पर उसका कोई भी धर्म नहीं है। भारत का क्या है, कोई भी धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और वहां पर उसका ना तो कोई हिंदू धर्म है, ना कोई मुस्लिम धर्म है, ना और कोई सा धर्म। समझ गए? हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। ऐश्वर, लेखराज, सचिन, सर कुछ पूछना हो तो बताओ उसमें। नो सर। ठीक है, तो एक हेडिंग और डाल लो, उसके बाद में फिर हम कल देखेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लो आज, फिर कल हम पढ़ेंगे उसको। देखिए हेडिंग डालनी है आपको, सांप्रदायिकता राजनीति के अनुरूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिकता राजनीति के अनेक रूप धारण कर सकती है। राजनीति के अनेक रूप धारण कर सकती है। अब कैसे कर सकती है ये हम कल जानेंगे। तब तक के लिए ठीक है, इनसे यहाँ पे जो 10th की मैथ की जो